अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां कल न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। पहले बैटिंग करते हुए हमने देखा कि न्यूजीलैंड की जानिब से 322 रन स्कोर किए गए, जिसके जवाब में डच टीम 47वें ओवर में सिर्फ 223 रन ही बना सकी और पवेलियन लौट गई। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, 7 विकेटों के नुकसान पर 322 रन बनाए। कीवी टीम की जानिब से जो विलिंग थे वो 70 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि कीवी कप्तान टॉम लेथम ने 53 रन बनाए हैं। और वाज़ेह है कि दोनों टीमों का वर्ल्ड कप में ये जो मैच था, ये दूसरा मैच था। नीदरलैंड्स को पहले मैच में पाकिस्तान से शिकस्त हुई थी, जबकि न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट के पहले मैच में इंग्लैंड को 9 विकेटों से हराया था। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस वक्त न्यूजीलैंड की भी जारी है। और ख़ास बात यह है कि आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी होने जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि आज पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करेगी, कौन सा स्क्वाड आज खिलाया जा रहा है। और लगातार 2 मैच जीतकर हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड टीम इस वक्त टॉप पोजीशन पर मौजूद है। आज पाकिस्तानी टीम अगर श्रीलंका से ये मैच जीत जाती है तो जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, तो पाकिस्तान को फिर शायद एक जो नफसियाती बर्तरी है वो भी हासिल होगी, एक एज जरूर हासिल होगा। तो पाकिस्तानी टीम के लिए आज की जीत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, पाक पतन में जुल्म की नई दास्तान रकम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस हतमी मराहिल में। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। जैसे जैसे नवाज शरीफ की वापसी का दिन करीब आ रहा है, जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी सियासत में भी हलचल दिखाई देना शुरू हो चुकी है। लेकिन गैर जानिबदार हलके कहते हैं कि जिस तरह इस वक्त नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रखी है, बाकी जमातें हमें मुतहरिक दिखाई नहीं देती। बहरहाल अभी तो बहुत सौ को ये यकीन नहीं है कि इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। दूसरी जानिब अगर हम साइफर केस की बात करें तो गुज़श्ता रोज उसके अडियाला जेल में समाअत हुई, जहां चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल का सेल अटक जेल की निस्बत छोटा होने का शिकवा किया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई के सेल का दौरा भी किया और सुप्रिंटेंडेंट जेल को सेल में तौसी करने की हिदायत जारी की हैं। केस की बात करें तो खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने से मुताल्लिक केस में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिए हैं। आतिफ अली नामी शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि सहाफ़ी जावेद चौधरी और शाहिद मितला ने व्यूवरशिप के लिए 2 आर्टिकल्स लिखे, जिसका मुआशरे पर मनफी असर हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, आप ये समझ रहे हैं कि ये ना खत्म होने वाला केस है, तो ऐसा नहीं है, ये इस केस का आखिरी दिन है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए ये कहना था कि आप हमें सुनना नहीं चाहते तो हम भी दलाल नहीं देंगे। आपने कहा था अटॉर्नी जनरल के बाद हमें सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि बंदा बात तमीज से भी कर लेता है, जिस पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि आप अपना सलूक भी देखें, आपका सलूक ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम ने इसी वजह से यहां पेश होने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तहरीरी दलाल देने का कह दिया था। बाद अज़ां चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समाअत का ऑर्डर पढ़कर इम्तियाज सिद्दीकी को सुनाया और कहा कि अब इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत में रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है? इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर कानून मियां दाऊद ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपसे, बल्कि सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हमने देखा गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, एक बार फिर से लाइव समाअत थी जो हम सब ने देखी है, क्या ऐसा लग रहा है वकला हमें इतने उखड़े उखड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? जजेस उन्हें मौका नहीं दे रहे बात करने का, दलाल देने का? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने तो तमाम वकला को ये कह दिया कि आप अपने तहरीरी दलाइल जो हैं वो जमा करवा दें। और जो मेजॉरिटी लॉयर्स थे वो अपने ऑरल आर्गूमेंट्स जो हैं वो भी पूरे कर चुके हुए हैं और क्या उसे कहते हैं रिटन आर्गूमेंट्स जो हैं वो भी जमा करवा चुके हुए हैं। तो उसके बाद और फिर ये बात तहरीरी तौर पर आ भी गई थी
कि इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी साहब जो है उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हुए हैं। तो शायद मेरे ख्याल वकील साहब की हद तक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से उन्होंने कल अदालत में ये बात कही कि हमें जो है वो सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा। और वो जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब पहले दिन जो वो एक्सपोज हो गए थे, अब उनके पास ख्वाजा तारिक रहीम साहब के पास बात करने के लिए दलाइल चूंकि खत्म हो चुके थे, दलाइल थे ही नहीं। मैसेज कन्वे करवाया उन्होंने चीफ जस्टिस को कि दलाइल बिहेवियर की वजह से मैं प्रेजेंट नहीं होना चाहता। हालांकि पूरी कौम ने देखा कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब का बिहेवियर क्या था, उनको आता जाता ही कुछ नहीं था। वो जज साहबान के किसी भी सवाल का जवाब ही कुछ नहीं दे सके थे, तो वो अपने आप को सेफ साइड रहने के लिए वो विकटें उठा के भागने वाली बात कर रहे हैं कि जी मैं नहीं खेलता, आपने मुझे टाइम नहीं दिया, इस वजह से मैं नहीं आ रहा। तो ये तो बात बिल्कुल नामुनासिब है कि आप कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कहें कि आप हमें वक्त नहीं दे रहे। सबको प्रॉपर जो है वो हेयरिंग का मौका दिया जा रहा है। अगर किसी को मौका ना दिया जा रहा तो पहले दिन ही ये केस जो है वो कंक्लूड हो जाना था। इसकी 4 समातें जो हैं, आज फिर चौथी समात है, वो इस वजह से होनी है कि सबको हेयरिंग का जो है मौका दे दिया जाए। अदरवाइज तो बुनियादी तौर के ऊपर पहली बात ये है कि ये दरख्वास्तें अभी तक कोई भी वकील ये आर्गूमेंट ही नहीं कर सका कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत ही नहीं है। बहुत सारे जज साहबान ने ये सवाल पूछा है कि आपने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्तें मफाद आमा में दायर की हैं, तो आप अदालत को ये तो बताएं कि ये मफाद आमा, बुनियादी हकूक, फंडामेंटल ऑफ राइट्स जो हैं उनकी कैसे इन्फोर्समेंट चाह रहे हैं, कैसे ये बुनियादी हकूक कैसे चाह रहे हैं, उसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे। बुनियादी तौर के ऊपर वो एक टेक्निकलिटी की तरफ जाकर बात कर रहे हैं कि जी अगर तो सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना दे तो फिर तो ये बहुत अच्छे रूल्स हैं, अगर पार्लियामेंट बना दे तो फिर ये रूल्स जो हैं वो गहरा ही नहीं है। अब इसी के ऊपर पिछली 4 समातें जो हैं वो चली जा रही हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की ये ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी बुनियादी हकाइक के मुताबिक और पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम पिछले 70 साल से चला है बिल्कुल उसके मुताबिक है कि अगर कोई मरीज मर रहा है, ठीक, और एक अताई डॉक्टर फर्ज कर लें या कोई हकीम है, वो डॉक्टर नहीं है और उसके सामने मरीज मर रहा है, या मैं हूं और मैं आप हैं, हमें थोड़ा सा हेड इंजरी को रिपेयर करने का तरीकाकार पता है, तो क्या हम इस वजह से उस मरीज को हाथ ना लगाएं कि यार वो मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो वकला साहबान को चाहिए कि इस नुक्ते के ऊपर आकर आर्गूमेंट करें कि क्या पार्लियामेंट जो है वो ऐसी कानून साजी कर सकती है या नहीं कर सकती जिसकी वजह से लाखों की तादाद में साइलिन जो हैं वो इस निज़ाम अदल की खराबी की वजह से मसाइल का शिकार भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर जस्टिस, एक चीज पॉइंट आउट की गई चीफ जस्टिस की जानिब से, जो पाकिस्तान की एक बहुत अहम सियासी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो उनमें उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंट करने के लिए पेश नहीं था, वो पॉइंट आउट किया गया। वो पॉइंट आउट, देखिए ये अफसोसनाक बात है। वैसे तो तमाम सियासी जमातों ने बार एसोसिएशंस की तरफ से वहाँ पर आर्गूमेंट्स किए गए हैं, होना चाहिए था, लेकिन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी की अपनी कोई सियासी हिकमत अमली हो या मजबूरी हो। हालांकि पहले इस केस में फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो तशरीफ लाए थे, रजा रब्बानी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के, वो भी आर्टिकल 184(3) की दायरा-ए-कार और इख्तियारात के हवाले से माजी में बहुत मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस केस में ना आना एक अफसोसनाक बात है। ठीक है, शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देखते आए हैं कि जिस दिन से काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज हुए हैं, उसके बाद से ही अगर हम कुछ सहाफ़ियों के हवाले से बात करें या वकीलों की बात करें, एक मखसूस हल्का है जो कि एक प्रोपेगेंडे पर लगा हुआ है। ऐसा ही हमने देखा जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, उनके वक्त में भी ऐसा हो रहा था। ये पोलराइजेशन जो आप देख रहे हैं मुआशरे में हमें हर जगह दिखाई देती है। क्या काजी फाइज ईसा साहब अपने फैसलों से जो वो करना चाह रहे हैं अदलिया का, वो वकार बहाल करवा सकते हैं जिसके बाद फिर कोई अदलिया पर उंगली नहीं उठा सकेगा? शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। अदलिया का वकार तो बहाल हो रहा है जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतनी शफाफियत कर दी कि सारा दिन हम सुनते हैं। और अभी दाऊद साहब जो बात कर रहे थे, ख्वाजा तारिक रहीम, बड़ा एक पिरामिड बनी हुई थी उनके नाम की, लेकिन पहले दिन जैसे एक्सपोज हुए कोई एक टेक्निकल आर्गुमेंट नहीं था। यही शफाफियत है कि पूरी कौम देख रही है कि जो जजेस हजरात भी कमेंट कर रहे हैं, उन कमेंट के पीछे डेप्थ कितनी है, या लीगल जो वेटेज है, या लीगल आर्गुमेंट कितना है, और पॉलिटिकल जो बात कर रहे हैं लोग आकर उनमें कितना वजन है।
मैं समझता हूँ ये एक इतना अच्छा कदम है। यहाँ बैठकर अपने अपने घरों में या ऑफिसेज में पता चल रहा होता है, और जो केस चल रहा है बुनियादी तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बार बार बात करते हैं कि केस बड़ा सादा है। पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान के पास कानून साजी का हक है। अगर पार्लियामान के पास कानून साजी का हक है, जो कि बुनियादी तौर पर उसका काम ही यही है, तो फिर ये केस क्या है? और आज तक एक वकील जो पिटीशन के आए, एक भी साबित नहीं कर सका फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। लिहाजा जस्टिस काजी फायद साहब ने ये केस अदालत में नहीं रखा, बल्कि अवाम की अदालत में रख दिया। भाई सुने, आप जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं आप भी सुने, हम भी सुन रहे हैं बैठकर। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी मेरा ख्याल है इसलिए हो रही होती है वहां पर कि और उनसे पूछा जाए कि मामला, अगर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई दलील है, कोई कानूनी नुक्ता है, ये ना बाद में कोई कहे कि जी मुझे सुना नहीं गया, मैं रह गया। ये पहले दिन कहा गया कंक्लूड करना है, फिर दूसरे दिन तो यकीन था कंक्लूड हो जाएगा, तीसरे दिन तो पक्का यकीन था कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इन लोगों की वकीलों ने जाहिर है केस लंबा करना होता है। ये एक पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, इंसाफ के निज़ाम में एक बहुत बड़ी बुराई है। मैं कहूंगा कि वो लंबा करने के चक्कर में अननेसेसरी बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया होता है और जो साइलीन हैं उनके लिए भी अजाब होते हैं। सिर्फ इस वजह से केस लंबा हो रहा है, अदरवाइज जो बुनियादी। बिल्कुल पराशर साहब, हमने देखा कल भी चीफ जस्टिस की जानिब से कोर्ट किया जा रहा था कि अदालत का वक्त ना ज़ाया किया जाए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करके, कल भी ऐसा हुआ। अब बिल्कुल यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट्स को लंबा करते हैं और बार बार बहुत सारे जजेज हजरात को टोकना पड़ता है कि ये इस केस से कुछ रेलेवेंट नहीं है, आप इस केस पे रहें। लेकिन फिर बहरहाल वो स्क्रीन का एक अपना एक्साइटमेंट है, वो स्क्रीन की एक्साइटमेंट में वकला और बात करना चाहते हैं। लेकिन जो ख्वाजा तारिक रहीम के साथ हुआ, उसके बाद मेरा ख्याल है अगर यही फुल कोर्ट हेयरिंग या कोर्ट की हेयरिंग बराह रास्त चलती रही तो बहुत सारे वकला अपने घरों में बैठ के यही दरखास्त लिखा करेंगे कि जी हम पेश नहीं हो सकते क्योंकि हमें सुना नहीं जा रहा। हालांकि पहले दिन पूरा वक्त ख्वाजा तारिक रहीम को दिया गया। एक चीज और मैं जरूर इस बारे में बात करना चाह रहा हूं कि जो भी आए हैं वकील, जितना आर्गुमेंट किया है, किसी ने ये जुर्रत नहीं की कहने की कि पार्लियामान के कानून साजी के अख्तियार को कदगन लगाया जाए, खत्म किया जाए। तो बुनियादी नुक्ता भी यही है। जब आप इस चीज को अपोज नहीं कर रहे कि ये नहीं है कि पार्लियामान सब्जेक्ट ए पे बात करे, सब्जेक्ट ए बी पे बात नहीं करे। मुल्क का सुप्रीम इदारा पार्लियामान है क्योंकि अवाम की नुमाइंदा वो जो फोरम है, और वो फोरम अगर उस पर कोई कदगन, आइन का आर्टिकल 239 है, 239 का 5 क्लॉज है, 239 की 6 क्लॉज है, ये बिल्कुल वकला जो मैं तो कहूँगा आज अगर जाएं तो ये सामने आइन उठा के ले जाएं ताकि उनको पता चले कि पार्लियामान पे कदगन नहीं लगाया जा सकता। यही बात चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, यही बात जस्टिस अतर मिनल्ला साहब फरमा रहे हैं। ठीक है, पराशर साहब साथ ही रहेगा। दाऊद, आपसे जानना चाहूंगा साइफर केस के हवाले से, जहां चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अब यह कहा जा रहा है सजा भी हो सकती है, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सजा हो सकती है। मुख्तलिफ सहाफ़ी हमें कहते दिखाई दे रहे हैं कि दिसंबर की डेट कोट करना शुरू हो चुके हैं कि दिसंबर में सजा हो सकती है। क्या ऐसे ताल्लुकात होते हैं सहाफ़ियों के भी कि पहले ही उन्हें इंफॉर्मेशन बड़ी मिल जाती है कि जी सजा होने वाली है? नहीं, ताल्लुकात की बात नहीं। कानून को जब आप देखते हैं और ट्रायल का जो प्रोसीजर, बुनियादी तौर पे कोर्ट रिपोर्टर्स को उन स्टेप्स का पता होता है जिनके तहत किसी केस ने कंक्लूड होना होता है। अब इस केस में नकलें जो हैं, जो ट्रायल की पहली स्टेज होती है वो मुल्ज़िम को दी जानी है, उसके खिलाफ जो भी एविडेंस मौजूद है वो दी जानी है और उसके वकला को दी जानी है। उसके बाद उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है और फिर जो मुद्दई फरीक है, प्रोसिक्यूशन जो है, उसने अपने आगे गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवाने हैं और उन बयानात के ऊपर मुल्ज़िम के वकला ने जिरा करनी है। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं और उसके बाद इस केस का जो है, किसी भी केस का जो है वो फैसला सुना दिया जाना है। तो यही साइफर केस की स्टेजेस हैं। तो इन स्टेजेस की बुनियाद के ऊपर को मद्देनजर रखते हुए जो कोर्ट रिपोर्टर हमारे भाई हैं वो इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि मुमकिन है कि ये दिसंबर तक केस जो है वो कंक्लूड हो जाए। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली
बात है वो इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम का कंडक्ट है। वो कंडक्ट हमने तोशाखाना केस में भी इमरान खान साहब के और उनके वकला ने उस केस को चलने नहीं दिया। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के तकनीकी एतराज़ात उठाए। जैसे तोशाखाना केस में मेरिट के ऊपर एक भी बहस नहीं की इमरान खान साहब ने और उनके वकला की टीम ने, सिर्फ केस को डिले करने की कोशिश की, रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। बिल्कुल वही पॉलिसी जो है वो मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम को हिदायत दी है कि साइफर केस को आपने चलने नहीं देना, इसके ऊपर भरपूर किस्म के एतराज़ात उठाएं, टेक्निकल ऑब्जेक्शन जो हैं वो लें, ताकि किसी भी तरीके से ये तोशाखाना केस जो है वो लिंगर ऑन हो सके। क्योंकि उनको ये बात नजर आ रही है कि तोशाखाना केस बिल्कुल सीधा और डॉक्यूमेंट्री केस है, वाज़ेह केस है। उसमें मेरी राय के मुताबिक जो है वो इमरान खान साहब और उनके जो साथी मुल्ज़म हैं वो सजा से नहीं बच सकते। उसमें कम से कम 14 साल सजा जो है वो मुल्ज़मान को लाजमी तौर के ऊपर होगी। क्योंकि जो एक नुक्ते का वो सारा केस है कि साइफर जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, उसके बारे में कोई भी मालूमात जो है वो पब्लिश नहीं की जा सकती थी, वो कहीं नहीं जा सकती थी। साइफर को एक कागज को पब्लिक करना तो एक दूसरी बात है, कानून में ये बात लिखी हुई है कि उस साइफर से मुतल्लक कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो है वो पब्लिक नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो ये कहा गया कि साइफर ही गुम हो गया है। वो तो उन्होंने एक स्टांस लिया ना मुल्ज़म की तरफ से कि जी साइफर गुम हो गया है, लेकिन आप उस साइफर के बारे में जो मालूमात थी वो भी आप पब्लिक नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस साइफर की मालूमात को पब्लिक किया और फिर इमरान खान साहब ने उस साइफर की मालूमात के ऊपर गुफ्तगू की। तो ये गुफ्तगू करना बुनियादी तौर के ऊपर केस है। साइफर गुम हो गया, आया नहीं हुआ, डीकोड हुआ नहीं हुआ, ये तो एक सबसीक्वेंट किस्म की बात है। ठीक है। अच्छा, आप किस तरह से देख रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई बड़े नाकिद थे उन तमाम आसाइशों के जो कि लोगों को जेलों में फराम की जाती थी, सियासतदानों को, खासतौर पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से उनकी बड़ी स्टेटमेंट्स थी, एसी उतरवा देंगे, मतलब डिफरेंट किस्म की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। अब यही फरमाइशें वो खुद कर रहे हैं, मनपसंद खाने वो मांग रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए उन जगह मांगी गई, अब सेल की दीवार को तोड़कर वसी किया जा रहा है। जो बाकी मुल्ज़िमान हैं या बाकी जो मुजरिम होते हैं उनकी फरमाइशें भी जेल में इसी तरह पूरी होती हैं? नहीं, उनकी फरमाइशें तो बिल्कुल इस तरीके से पूरी नहीं होती। इमरान खान साहब का और उनकी जमात का जो पहले दिन से रवैया और चेहरा रहा है वो पूरी कौम अब ये देख चुकी है कि वो एक मुनाफिकाना चेहरा रहा है इमरान खान साहब का। हमेशा उन्होंने पब्लिक के सामने झूठ बोला, मुनाफिकत की, अपने मुखालफिन को जो है इसी तरह जेलों के अंदर, जैसे आपने जिक्र किया, एसी उतरवा देना या खवातीन मुल्ज़मान जो थी उनको तंग करना, उनको इस तरह की जगहों के ऊपर जेलों में रखना जिसकी वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी अज़ियत पहुँच सके। लेकिन अब देखें, अब जब खुद अपने ऊपर अपने ही जुराइम में इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं तो तब उनको वो तमाम आसाइशें जो हैं वो मांगनी याद आ गई हैं कि जो बाकी कैदियों के साथ सलूक होता है वो मेरे साथ किया। बाकी कभी किसी कैदी को किसी जज ने जेल के अंदर जो है वो वर्जिश करने के लिए ट्रैक बनवा कर नहीं दिया, जेल बनवा कर नहीं दी और उनको उस तरीके से अलग से वॉश बेसन, अलग से वॉशरूम जो है वो नहीं बना के दिया। हम यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में अक्सर एक देखते हैं, एक केस चल रहा है, उसमें साहिवाल की हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कैदी की आंखों में मोतिया आ गया और उसकी एक आंख जो है वो जाया हो गई, लेकिन कोई जेल हुकाम जो है, कोई अदालत, किसी अदालत को उस बात का ख्याल नहीं आ रहा कि उस कैदी का जो इलाज जो है वो करवाया जा सके। लेकिन चूंकि वो इमरान खान साहब हैं, चूंकि इमरान खान साहब मुनाफिक हैं, चूंकि उनकी जमात सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करती है, तो उस प्रोपेगेंडा से दबाव का शिकार होकर सारा निजाम जो है वो इमरान खान साहब के सामने भीगी बिल्ली बनकर जो है वो एक्ट करना शुरू कर देता है। दाऊद साहब, एक लास्ट और क्विक कमेंट आपकी जानिब से चाहूंगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, जिस तरह से समाअत इस वक्त जारी है, आप आईन कानून पर गहरी नजर रखते हैं, बहुत से मामलात इस तरह के देखते आए हैं, आपको क्या लगता है क्या मुमकिन तौर पर फैसला आ सकता है? बेंच की जो आरा है, फुल बेंच की जो आरा आपको कहीं ना कहीं डिवाइडेड नजर आ रही है? ये डिवाइडेड होगी और है भी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो जज साहबान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुखालफत कर रहे हैं वो हैं, ज़्यादातर जो जज साहबान हैं वो जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब साहब। इन दोनों ने मुस्तकबिल में सिर्फ 20 माह के लिए अपनी अपनी वक्त के ऊपर चीफ जस्टिस बनना है और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब और मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो इमीडिएट आगे चीफ जस्टिस बने, उन्होंने 40 माह के लिए चीफ जस्टिस बनना है। तो जो चीफ जस्टिस साहबान 40 माह के लिए चीफ जस्टिस बन रहे हैं वो ये समझते हैं कि हम अपना इख्तियार शफाफियत के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा साहब और मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, और पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून साजी कर सकती है। आइन का आर्टिकल
191 जो है वो उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। लेकिन अब वो देखें जिन्होंने सिर्फ आप कह लें कि मामूली से मुद्दत के लिए बनना है, वो हमें खाम खा जो है इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि नहीं हम सारा अपना इख्तियार जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिन बहरानों का शिकार है, पाकिस्तान की सियासत, मुआशरत, मुआशरा, वो हमारी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफिस की तरफ से इस्तेमाल करदा जो अस खुद नोटिस का आमराना तरीकाकार था, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान आज मसाइल का शिकार है। इसलिए उनको उसको रेगुलेट करना पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, किसी सियासी जमात का मुतालबा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर कानून मियां दाऊद हमारे साथ इन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। हफ्ते के रोज हमास की तरफ से इसराइल पर शदीद हमले किए गए, जिसके बाद इसराइल के वजीर दिफा ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया है। इसमें बिजली काटने समेत गजा में खाने पीने की अशिया और ईंधन की सप्लाई रोकने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। और गुज़श्ता रोज हमास के जंगजू इसराइल के जनूबी इलाके से सरहद में घुसे, जहां उन्होंने टैंकों के जरिए बाढ़ को भी खत्म कर दिया। उधर फलस्तीनी वजारत खारजा के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को भी निशाना बनाया गया है, जहां हज़ारों आम शहरी मौजूद थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। फिर इसराइल की उन पर जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं, उनमें फ़लस्तीनी बच्चों की शहादतें भी रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी स्कूल को निशाना बनाने की अब तस्दीक कर दी गई है। इनके मुताबिक गजा में तकरीबन 1,23,000 से ज़ायद लोग घरों को नुकसान पहुँचने और खौफ की वजह से बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में तकरीबन 73,000 से ज़ायद अफराद ने स्कूलों में पनाह ली हुई है। दूसरी जानिब अब नई पैदा होने वाली सूरत हाल के नतीजे में बैंक ऑफ इसराइल ने पहली बार $30 बिलियन गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान किया है, जबकि इस जंग के आलमी असरात भी मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा हो गया है, जबकि दौरान ट्रेडिंग बरतानवी खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। जबकि इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जो बंद कमरा हंगामी इजलास था, वो भी बेनतीजा खत्म हो गया है। ना ही बाज़ाब्ता करारदाद पेश की गई और ना ही इस हवाले से कोई मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी हो सका। अमरीका की जानिब से रुकन ममालिक पर भी जोर दिया गया कि वो इसराइल पर हमास के हमले की मजम्मत करें, ताहम अमरीकी और इसराइली मुतालबे और दबाव के बावजूद भी कई अरकान ने हमास के हमलों की मजम्मत नहीं की। इजलास के दौरान जो रूसी सफीर है, उन्होंने फौरी जंग बंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा कि सलामती काउंसिल फलस्तीन से मुताल्लिक दहाइयों पहले तय जो मुआहदे थे उस पर अमल करे। जबकि चीनी सफीर का कहना था कि यह गैर मामूली बात है कि सलामती काउंसिल ने कुछ नहीं कहा, वरना आम शहरियों के खिलाफ किए गए वो तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं। फिर रूस ने फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी में तीसरे फरीक के दाखिले का खतरा भी जाहिर कर दिया है। जिस तरह से अमेरिका की जानिब से बयान सामने आया है कि वो अब इसराइल की इस हवाले से मदद करेगा। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब जो ये जंग शुरू हो चुकी है, आप जल्दी खत्म होती देख रहे हैं? कोई फरीक इसमें पड़ेगा, कोई सुलह सफाई होगी, मामला सेटल होंगे, या फिर आप जंग फैलती देख रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त जो इसराइल की जंगी मशीनरी है वो जिस जंगी जुनून में मुब्तला है उसे देखते हुए तो फौरी तौर पे इस बात का इंदिया नहीं दिया जा सकता कि जंग ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इस जंग की जो अभी डायमेंशंस हैं वो हमारे सामने खुलकर सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पे इसराइल का जो नंबर ऑफ़ कैजुअलिटी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आश्कार हो रहा है, और बिलखुसूस उनके जो जंगी कैदियों की तादाद है वो जितने बड़े पैमाने पे उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। तो उसके बाद यकीनन इसराइल इस वक्त जिस ज़ख्मी शेर की हालत में है, तो वो एक अपना सीवियर बैकलैश निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ उसे शुरू कर रखा है, जिसके नतीजे में वहाँ पे एक बहुत बड़े इंसानी बहरान ने जन्म ले लिया है। और जहाँ पे इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के ओनरवा और उनकी दीगर जो एड एजेंसीज़ हैं, उनके दफातर में जो पनाह लेने वाले फ़लस्तीन हैं, उन फ़लस्तीनी महाजरीन हैं, पनाह गुज़ीन हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। हत्ता कि हालांकि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा गूगल को और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ
सर्विलेंस एजेंसीज हैं, उन तमाम को ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि इन जगहों पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि गज़ा में इन मकामात पर हमारे दफातर या हमारे इस अंदाज के इमदादी वहां पर अटैक ना किया जाए। अमेरिका का रोल आप किस तरह से देख रहे हैं मंसूर साहब, कि जिस तरह से वो कह रहे अपने बहरी बेड़ा भी इसराइल की मदद के लिए भेज रहे हैं, इसके बाद रूस, ईरान समेत जो दीगर ममालिक हैं उनके सख्त बयान सामने आ रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि जंग पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। यकीनन जी, इसमें मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी हमाकत जो है वो अमेरिका के पार्ट पे सरजद हुई है कि उन्होंने अपने आप को इस कज़िये का ज़ामिन बनाया हुआ था, वो अब इसका एक पार्टनर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस अंदाज से उसने खम ठोंक कर इसराइल की जो अस्करी सरपरस्ती या हिमायत के लिए अपना सबसे बड़ा जंगी बेड़ा जो है वो ख़ित्ते में रवाना किया है, तो वो बुनियादी तौर पे निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ तो नहीं हो सकता। उनका कोई एजेंडा लार्जर एजेंडा है, जिसे वो यहाँ से समझते हैं कि ईरान का इन्फ्लुएंस है और ईरान के इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए, या उन्हें एक ख़तरा है कि इसमें जंग में शायद लबनान की तरफ से भी कोई पार्टिसिपेशन हो सकती है, तो उन्होंने उन चीज़ों को फोर्सी करते हुए एक लिहाज से अपने आप को एक पार्टी के तौर पर यहाँ पेश किया है। तो ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर इदारों में हम कभी भी इंसाफ की तवक्को नहीं रखते, क्योंकि माजी में भी जितनी भी करारदादें पेश की गई हैं मसला फ़लस्तीन के हल के हवाले से, उन तमाम की तमाम को जो है वो अमेरिका जब भी उन्होंने इसराइल के मुखालिफ उसे समझा तो उसे वीटो कभी भी उस पर अमल दरामद बिल्कुल हमने देखा कि कभी अभी भी यही बात की जा रही है कि वो तमाम करारदादों पर अगर अमल किया जाता तो ये सब ना होता। अभी तो ये कहा जा रहा है कि हमास के पास तो इतनी सलाहियत ही नहीं थी कि वो इस बड़े पैमाने पर और प्लानिंग के साथ हमले कर सकता। जरूर किसी मुल्क या किसी गैर मुल्क की एजेंसी की ये मदद लग रही है, ये तासुर आप कितना दुरुस्त समझ रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि मोसाद के बड़े चर्चे हैं, उन तक इन हमलों की भनक क्यों ना पहुंच सकी? देखिए जी, अगर इसराइल जो है वो दुनिया भर से अपने यहाँ यहूदी आबाद कर ला के एक जाली रियासत यहाँ कायम कर सकता है और इसराइल अमेरिका जो है उसे आए रोज़ नित नया इतिहार दे के उसके दफा को मजबूत कर सकता है, तो जो निहत्ते फ़लस्तीन हैं उनका क्या कसूर है? वो अगर अपनी बसात के मुताबिक अपने वसाइल और अपने तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए अगर वो किसी नौइयत के हथियार या छोटे मोटे हथियार या रॉकेट या मकामी तौर पर कुछ चीज़ें तैयार करते हैं, तो ये उनका बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तस्लीम करदा हक है कि जिसके तहत उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है और उन्हें उस कब्ज़े को छुड़वाने के लिए बाकायदा मुसल्लह जद्दोजहद का हक जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर देता है। तो उन्होंने तो अपना एक लेजिटिमेट राइट इस्तेमाल किया है, लेकिन जिस अंदाज से इसराइल को सपोर्ट हासिल है ख़ासतौर पे अमेरिका और दीगर जो सियासी सपोर्ट उन्हें बरतानिया या यूरोपीय यूनियन अभी उनके साथ कांधा से कांधा मिलाए खड़ा है, तो ये तो इंसानी हकूक़ की उन खिलाफ वर्जियों में बराबर के शरीक दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल जो है वो कोई अपने दिफा की जंग नहीं लड़ रहा है, वो इस वक्त जाहरियत पर उतरा हुआ है और वो फ़लस्तीनियों को अपने हकूक़ की जद्दोजहद करने की सज़ा देना चाहता है। और जहाँ तक आपने मोसाद और उनकी बड़ी सर्विलियंस और जदीद जासूसी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ उसका पर्दा तो चाक हो गया है और ये उन मुल्कों के लिए बहुत आई ओपनर है जो इसराइल के साथ दोस्ती के लिए बेचैन है और उसके साथ सफारती ताल्लुकात और नॉर्मलाइजेशन का हमें भी दर्स देते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि अगर आप उनसे ये सुलह कर लेंगे तो आपको बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी, बड़ी सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो उस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का भेद जो है वो तो हमास ने खोल के रख दिया है। ठीक है, लेकिन मंसूर साहब इस तमाम सिचुएशन में आप किस तरह देख रहे हैं? कौन से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो इस वक्त बड़ा ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं, या सिर्फ हम सोशल मीडिया पर ही देखेंगे कि जो बयानात देने की हद तक का मामला रहेगा? जिस तरह से ईरान बात कर रहा है, इराक और तुर्किया में हमने देखा जश्न मनाया गया, उस जश्न का तो फलस्तीनियों को कोई फायदा नहीं है। अमली इक़दामात तो करने होंगे, वो अमली इक़दामात आप देख रहे हैं हो सकेंगे? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यकीनन इस चीज़ का जो स्ट्रीट पावर है उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है, बड़ी मोरल बूस्टिंग होती है ख़ास तौर पे जो इस तरह के गुरीला वारफेयर के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ अभी जो चीज़ें सऊदी अरब के पार्ट पे ख़ास तौर पे जिस अंदाज से रियाज़ ने अपने आप को पोलिटिकली और डिप्लोमेटिकली एक्टिवेट किया है उनके मुख्तलिफ अरब मुल्कों के साथ, इवन उनके अमरीकी सदर के साथ, मिस्री सदर के साथ जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं, कतर के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं। ये मैं समझता हूँ ये असल वो स्टेक होल्डर हैं कि इनकी मूवमेंट से, इनकी जो डिप्लोमेसी से इस मसले का हल निकलेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ तो इसराइल के साथ ताल्लुकात की बात की जा रही है। तो आज अगर इन्होंने सफारती ताल्लुकात उस्तवार करने हैं तो यकीनन इसराइल का इस वक्त जो मौजूदा इमेज है जिसमें उसके हाथ फ़लस्तीनियों के खून से लथड़े हुए हैं, वो फ़लस्तीनियों का कत्ले आम कर रहा है, तो यकीनन ऐसे मुल्क के साथ जो है कोई भी इस्लामी मुल्क बशमूल पाकिस्तान
वो सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान दुश्मन, मुसलमान दुश्मन मुल्कों के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे तो उससे कम से कम आपके दलिदर दूर नहीं होने वाले। इसमें इसराइल की जारहियत या उसके जो तौसीब पसंदाना अज़ाइम हैं, जो यकीनन वो समझता है कि वो दरिया नील के किनारे से लेके दरिया फुरात और फिर उससे बढ़कर आगे नाउज़बिल्ला जो मदीना में खैबर किला है वहाँ तक वो अपनी सरहद को जो है वो एक्सटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से इल्म में है, जिस तरह से इसराइल गजा की नाकाबंदी कर रहा है, आप क्या देख रहे हैं? मजीद कितने रोज तक जो गजा है या वहां पर मौजूद फलस्तीनी हैं ये तमाम चीजें बर्दाश्त कर पाएंगे? एक जानिब से राशन नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तेल नहीं है, दूसरी जानिब से फजाई हमले किए जा रहे हैं, तमाम चीजों को टारगेट कर रहे हैं वो। जी यकीनन आपके इल्म में होगा कि गज़ा जो है वो पिछले 15 साल से इसी नौइयत के मुहासरे और बिल्कुल एक खुली जेल की कैफियत में रह रहा है कि जिसकी जहाँ पे चीज़ों की आमदरफ्त इंतहाई कंट्रोल्ड अंदाज में होती है, और ये तकरीबन पिछले 16 बरसों से वो इस कड़े मुहासरे के अंदर रह रहे हैं और उन्हें एक लिहाज से अपने अल्टरनेट अरेंजमेंट्स का इंतज़ाम भी उनके पास है। और यकीनन इस वक्त एक इंसानी बहरान की जो कैफियत पैदा हो रही है उसमें मैं समझता हूँ जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से या दीगर इंसानी हकूक़ के इदारों की तरफ से जो अपीलें हैं सामने आ रही हैं, उसमें उसको जहन में रखते हुए मैं समझता हूँ मिस्र का किरदार बहुत अहम है कि मिस्र को अपनी जो रफ़ा क्रॉसिंग है वो खोलनी चाहिए, ताकि वो जो इंटरनेशनल एक लिंकेज है रफ़ा गज़ा की इस पट्टी का बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ वो खुल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफर हमारे कन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। वनडे वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान है और आज शाहीन लंका से टकराने जा रहे हैं। बाबर 11 के पास एक अच्छा मौका है कि एशिया कप की हार का बदला उतार दिया जाए। श्रीलंका के खिलाफ मैच में कौन कौन खेलेगा प्लेइंग 11 फाइनल कर ली गई है और ज़राए का बताना है कि एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस देने पर अब्दुल्ला शफीक को फ़खर जमान की जगह टीम में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि फ़खर परफॉर्म नहीं किए जा रहे, उन पर तनकीद भी इस हवाले से बहुत की जा रही है, जबकि ओपनिंग ना चलने का तमाम मलबा भी उन्हीं पर डाला जा रहा है। हालांकि जो दोनों ही ओपनर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, जबकि इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद अवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। दूसरी जानिब बात करें तो भारत के अच्छे हथकंडों की तो वो हम देख रहे हैं कि उसमें कभी भी बाज नहीं आया, ताहम इस दफ़ा मेहमान नवाजी में भी भारत फेल हो चुका है। जरा ये बता रहे हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस के इंदराज के बाद वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई जाना पड़ा है। आईसीसी भी भारतीय प्रोपेगेंडे के आगे बेबस दिखाई दे रहा है और यही तनकीद आईसीसी पर भी की जाती है। फिर पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों को भी वीज़े नहीं दिए जा रहे, वो मामला भी अभी तक खटाई में है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने पाकिस्तानियों को क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय वीज़े जारी ना होने पर सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी से भी इस हवाले से रब्ता किया है और ज़का अशरफ ने इस मामले पर पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए भारतीय वजारत दाखिला से रब्ता करने की दरख्वास्त भी की है। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भारत में पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी पर भी बात की और भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर भी तशवीश का इजहार किया है। पीसीबी के मुताबिक ज़का अशरफ ने भारत में टीम की सिक्योरिटी पर हुकूमत से इकदाम की दरख्वास्त भी की है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद शुएब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। मोहम्मद शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ज़ैनब अब्बास के साथ क्या हुआ, क्या ऐसा मामला था, क्या ऐसे थ्रेट्स उन्हें मिल रहे थे कि उन्हें ये पूरा इवेंट छोड़कर, हालांकि आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इस तमाम मामले को देखे, अब उन्हें दुबई जाना पड़ा है? एक्चुअली वहाँ पे जब इन्होंने ज्वाइन किया था आईसीसी को, ऑब्वियसली तो एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है। इंडिया के पैनल पे अब हुआ असल में ये है कि एक पुरानी ट्वीट है, आई थिंक 2013-14 की एक ट्वीट है, जिसकी बेस पे एक वकील ने वहाँ पे जाके मुकदमा इंदराज करवाने की कोशिश की
इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो जिसकी वजह से ये फिर थ्रेट्स आना शुरू हुए थे और फिर ज़ैनब ने यही अपने लिए समझा कि सेफ एग्जिट ही लिया जाए यहाँ से। आईसीसी को नो डाउट उन्होंने ये चीज बावर करवाई कि ये चीज आज से नहीं है, पहले है, पास्ट है, इसके ऊपर तो कोई इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। मगर आईसीसी आपको पता है कि बीसीसीआई के सामने बिल्कुल एक उसकी कोई वक़्त नहीं है और किसी किस्म की उन्होंने किसी भी किस्म की उन्होंने उसको केटर करने की या उन्हें किसी भी किस्म की करने की कोशिश नहीं की, उन्हें फिर एट लास्ट छोड़ दिया। लेकिन अब एक ये वाकया हो गया। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो हमारे सहाफ़ी हैं, जो पाकिस्तानी शायकीन हैं, जो मैचेस देखने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें वीज़े नहीं दिए जा रहे। पहले भी हमने देखा जब एशिया कप हुआ किस तरह से पाकिस्तान से मेज़बानी ली गई, श्रीलंका में वो मैचेस करवाए गए, तो अब फिर यही मुतालबा फिर आ रहा है कि फिर इस तरह तो पाकिस्तानी टीम को भी वापस बुला लेना चाहिए। देखिए आपने वापस बुलाने की बात की, एहसान वानी साहब का अभी रिसेंट इंटरव्यू, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं वीज़ा दे रहे, अगर आपको उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दिए जा रहे, आप भी क्रिकेटिंग नेशन है और पाकिस्तान और इंडिया का आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा मैच होता है, सारे एशियज को वो पीछे छोड़ देता है, तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं दे रहे तो आप वापस बुला लें टीम को। मगर एट दैट लेवल जहां पे राइट नाउ पाकिस्तान खड़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको वापस बुलाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि आईसीसी के साथ ये सारी फिक्सर होता है और इसको आप रूल वायलेट नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि आईसीसी ने ये किया है उसके बाद कि जब आपके जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं कि अगर पाकिस्तान से लेट्स सपोज किसी ने क्वेश्चन थ्रो करना है तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में करे, तो जो वहां पे आईसीसी के लोग बैठे होंगे तो वो क्वेश्चन थ्रो कर देंगे। तो जिसके ऊपर पाकिस्तानी हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बहुत सारे की मैं ट्वीट्स देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप को लेफ्ट कर दिया और लेफ्ट इसी वजह से किया और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि अगर आप हमें शामिल नहीं कर सकते, हालांकि आपको भी पता है कि ये क्या तरीका कार है। जैसे आईसीसी तो फिर हम देख रहे हैं कि बीसीसीआई के हाथों में खेल रहा है, हालांकि आईसीसी का इवेंट है। जब हम उनके ग्राउंड्स को देख रहे हैं वहां पर इंतजाम प्रॉपर नहीं है, जब हम पिचेस को देख रहे हैं, जब हम क्राउड के हवाले से बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो आयरोज हैं जिसकी वजह से क्राउड को बड़ा वहां पर लिमिटाइज भी कर दिया गया है। साथ ही साथ पिचेस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, किसी पिच पर 425 रन बन रहे हैं, कहीं पर 200 चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये क्या इशू है? इशू असल में देखें, बीसीसीआई ऑब्वियसली अपनी टीम को सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा, ऑब्वियसली इंडिया को सबसे प्रोटेक्ट करेगा। तो उन्होंने, आप ये देखें कि इंडियन टीम ने तकरीबन 12,500 किलोमीटर ट्रेवल करना है पूरे इंडिया के अंदर और उनका किसी एक ग्राउंड के अंदर 2 मैचेस नहीं है। वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पिक एंड चूज किए हुए कि कौन सी तगड़ी टीम है उसके खिलाफ हम स्पिनिंग ट्रैक पे जाएंगे, 3 स्पिनर को खिलाएंगे, और कौन सी हमारी टीम ऐसी है जो, तो वो एक एज ले रहे हैं मेजबानी का। और क्या ये उनका राइट है? कोई इस तरह का रूल्स हैं? रूल्स तो एज सच नहीं है, मगर ऑब्वियसली वो होस्टिंग नेशन है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि अगर इंडिया भी उन्हीं पिचेस पर खेल रहा है फिर वो मैच, तो फिर ये भी गलत नहीं होगा, तो जो दूसरी टीम है अगर वो भी परफॉर्म कर जाती है उस ट्रैक पर तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखें, अपॉर्चुनिटी तो 50-50 ओवर की दोनों टीम्स के पास होती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने 45 खेलने हैं तो किसी ने 50 खेलने, मगर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको ये देखना पड़ता है कि अगर आपके पास 3 स्पिनर ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं और अगली टीम के पास सिर्फ 1 स्पिनर है या वो 2 स्पिनर के साथ या दूसरा जो स्पिनर है वो उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं रखता, से डिसाइड किया तो वेन्यू उस तरह। अगर देखें, पाकिस्तान का मैच चेन्नई में है अफगानिस्तान के साथ, अब अफगानिस्तान के पास जो 2-3 स्पिनर हैं वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, तो वो स्पिनिंग ट्रैक है। अब ये देखें ना, अब पाकिस्तान ये चाह रहा था कि हमारा मैच यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा जाए और वहां से वीरेंद्र सहवाग ने कहा भी था कि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराए। बिल्कुल इस तरह की स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही। अच्छा, आज के मैच पर अब डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। आज के मैच में हैदराबाद की पिच कैसी देख रहे हैं आप? देखें, हैदराबाद की पिच ऑब्वियसली पाकिस्तान ने 3 मैचेस वहां पे खेले हुए हैं, 2 वार्म अप मैचेस खेले हुए हैं, एक उन्होंने नीदरलैंड के साथ मैच खेला हुआ है। टोटली वो बैटिंग ट्रैक है। वो किसी ने कहा था कि ये रावलपिंडी से भी ज्यादा स्ट्रेट फटा या रोड विकेट है, जिसे रोड विकेट कहते हैं, रोड विकेट है। तो मेरा ख्याल है हाई स्कोरिंग मैच होगा, ऐसा नहीं है कि मैच कम होगा, मगर आपने ये देखना है कि श्रीलंका की जो टीम है वो एक ऐसे पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रही है। हालांकि 428 बोर्ड पे लगा हो और आपका पहले ओवर में एक खिलाड़ी आउट हो चुका हो तो वैसे ही जो है वो बैट्समैन जो है वो पजल हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं।
मगर जैसे मेंडस ने उस दिन बैटिंग की है और छक्के मारे हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत देख संभल के चलना होगा। ठीक है, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि बैटिंग पिच है, पाकिस्तान ने 2 वार्म अप मैचेस यहां पर खेले, दोनों वार्म अप मैचेस हम हारे, ठीक है, उन्हें तो इग्नोर किया जा सकता है। नीदरलैंड के खिलाफ भी जो हमारी परफॉर्मेंस रही उस पर भी बड़ी तनकीद हुई, हम जीत जरूर गए, लेकिन यह कहा जाता रहा कि जिस मार्जिन से नीदरलैंड को हराना चाहिए था उस मार्जिन से हम नहीं हरा पाए। अगर हम अपनी ओपनिंग पेयर की बात करें, ओपनिंग पेयर फिर से हमारा नहीं चला, तो आज के मैच में फिर किस तरह से क्या एक्सपेक्टेड है? आज आप देख रहे हैं जी कल से खबरें ये चल रही हैं कि क्योंकि लास्ट मैच आपने देखा होगा कि एशिया कप में अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो श्रीलंका के खिलाफ 50 स्कोर की थी, तो चांस ये है कि उन्हें खिलाया जाए, कल से रिपोर्ट हो रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि उन्हें खिलाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप एक मेन प्लेयर, अपने बड़े प्लेयर को लेके जा रहे हैं और वो प्लेयर जो पिछले यानी कि सीजन 2023 के अंदर जिसने 3 सेंचुरियां भी स्कोर की हों वनडे में, और फिर एक अच्छी निक में, ऑब्वियसली लास्ट 3-4 मैचेस के अंदर वो नहीं इस तरह से क्लिक कर पा रहे जैसे एशिया कप में और अभी भी, मगर मेरा ये अपना मानना है कि उनको कम से कम जो है वो इंडिया के मैच तक चांस देना चाहिए, क्योंकि इंडिया के खिलाफ उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा पावर प्ले की बात कर लेते हैं। पावर प्ले में पाकिस्तान टीम इस तरह से खेलते हैं जैसे हम कोई टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। पावर प्ले का जो एक मतूबा रिजल्ट होता है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। एक स्टैट्स भी मैं कुछ देख रहा था जहां पर इंडिया ने पावर प्ले में 47 छक्के मारे हैं, तो पाकिस्तानी टीम सबसे एंड पर है, 0, कोई छक्का पाकिस्तानी टीम की जानिब से इन 10 ओवर्स में नहीं मारा गया। वर्किंग क्यों नहीं कोई की जा रही? देखें, अभी आप कोचिंग स्टाफ में देखें, मिकी आर्थर हैं, ब्रैडबर्न है हमारे पास, मगर असल में बात यह है कि हमने उस अप्रोच के साथ जाना है कि नहीं जाना। अगर तो हमने उस अप्रोच के साथ जाना है कि जिसमें हमने एक हाईएस्ट स्कोरिंग की तरफ जाना है और जो हमने फर्स्ट 6 ठीक है शुएब, एक अहम खबर हमें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है, उसके बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। टीटीपी से मुंसलिक जो अफगान दहशतगर्द हैं उनके एतराफी बयानात सामने आए हैं। पाकिस्तान में 2 दहाइयों पर मुहित जंग में अफगान दहशतगर्दों का किरदार रोज़े रोशन की तरह आया है। इस हवाले से पहले ये शॉट सुनते हैं, फिर आपको मजीद खबर शेयर करते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद शुएब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। शुएब, आज के मैच पर बात कर लेते हैं। आज आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तानी ओपनिंग पेयर आज कामयाब हो सकेगा? आज हम वैसी परफॉर्मेंस देख सकेंगे जो कि एक्सपेक्ट की जाती है पाकिस्तानी टीम से? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो पूरी कौम ने, मुझे लग रहा है यही है कि हमने ओपनर से ही लगा ली है। ठीक है, नो डाउट ओपनर्स ने कई दफा हमें लास्ट 2021 से 2023 तक देखें तो बड़ा कंसिस्टेंट रहे हैं, अच्छा स्टार्ट देते रहे हैं और अच्छी निक में भी रहे हैं, ये नहीं है। मगर एक टूर्नामेंट हमारा फ्लॉप हुआ, एक टूर्नामेंट में नहीं चले तो सारी क्योंकि उन्हीं के ऊपर आ गया। मेरा ये ख्याल है कि आज का एक मैच ऐसा होगा जिसमें फखर तो कम से कम डिसाइड हो जाएगा कि नेक्स्ट पाकिस्तान टीम के साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। उसकी मेन रीजन है आपको लगता है कि अगर वो आज नहीं चलते हैं तो उन्हें इंडिया के मैच में ट्राई नहीं करेंगे? क्योंकि इंडिया के मैच तक मेरा ख्याल है उनको ट्राई करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है इंडिया के ऊपर फखर का, क्योंकि वो फखर एक ऐसा निकमे बैट्समैन है कि वो उस जैसी विकेट के ऊपर अगर खड़ा हो जाएगा तो वो इजीली 150-200 का प्लेयर है। वो इंडिया के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और दूसरी बात यह है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो उनसे उसी तरह का एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए जिस तरह के वो परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा दिल पे नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो देखें, एक तो उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट को ना सोचा भी नहीं हुआ। आप अभी मॉडर्न डे क्रिकेट हमने देखा, न्यूजीलैंड ने खेली, साउथ अफ्रीका ने खेली, और किस तरह से खेली। देखें, अगर मैं वाइस वर्सा देखूं तो इंग्लैंड ने भी वही मॉडर्न डे क्रिकेट खेली, मगर इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कोलैप्स कर गया और न्यूजीलैंड ने बड़ी कन्विंसिंगली चेस कर लिया। बिल्कुल, जहां वो प्रोज हैं वहां कॉन्स भी हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के, मगर ये चीजें हमने देख के चलनी है कि हम इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। पहली एडेप्टेशन का जो एक अमल है, ट्रांजिशन का जो अमल है, वो कितना कुछ स्मूथ हो सकता है, कितना स्मूथ हो सकता है। और इसको अगर आपने अप्लाई भी करना है ना तो मेरा ख्याल है कि फिर रिजवान को ऊपर ले आए और ये जो फखर है इसको चौथे नंबर पे ले जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर रिजवान ऊपर आके खेलेगा ना तो वो मुझे लगता है कि इस टाइम पूरी टीम में एक ऐसा बैट्समैन है जो कंसिस्टेंट है, बहुत लंबे टाइम से, और इमाम भी नहीं चल रहे, और वो रना बॉल करता है। वो ये नहीं करता कि आपने 10-15 टिपें कर दी उसके बाद रन्स बनाने शुरू किया। वो आप देखेंगे कि उनका अपना एक इंटरव्यू है जिसमें वो बताते हैं कि मुझे अगर मेरे रडार में गेंद आ गई, वो बेशक मैं पहली बॉल फेस कर रहा हूं, मैं उसको चौका मार दूंगा या मैं उसको डबल कर लूंगा। तो
तो ये चीजें हमें कंसिस्टेंसी की तरफ। अभी जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, जब इंडिया के 3 प्लेयर्स आउट हो गए शुरू में हमने देखा, उसके बाद जब विराट आए, केएल राहुल आए, तो हमने देखा कि वो जो एक रोटेट द स्ट्राइक वाली पॉलिसी है वो इंडियंस बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हैं। पाकिस्तानी डॉट बॉल्स पर जाते हैं। बिल्कुल, मैं इसको अभी मैं कहने ही लगा था, आपने वो इंडिया वाली बात इसमें ले आए। आप ये देखें कि इतना आपके ऊपर जब प्रेशर हो, 3 आपके मेन आउट हो चुके हैं, रन्स आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेज करने हैं, फिर भी आप उसको एक कितनी कंसिस्टेंसी के साथ रोटेशन लेके आते हैं स्मूथली, और फिर उसके बाद आप देख रहे होते हैं कि यार कौन सी बॉल ऐसी होगी कि जिसको मुझे हिट करनी है और मुझे 4 भी लेने हैं। और वाइस वर्सा अगर पाकिस्तान में आ जाए, आप नीदरलैंड के खिलाफ मैच हो रहा है, अब आप ये फैक्ट देखिएगा, बाबर आजम 5 रन करते हैं 18 बॉल्स पे, 13 बॉल डॉट है। ये डॉट बॉल का फैक्टर जो है ना, जब तक हमारी टीम से नहीं निकलेगा। अच्छा, इस पर काम हुआ, लेकिन मैंने देखा कि वो टेस्ट सीरीज में इस पर काम हुआ। वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है उसमें, क्योंकि शान मसूद ऊपर आए, उन्होंने आके 42, 45, 50 जितने भी वो करते थे वो बिल्कुल ठीक करते थे। 36 बॉल, 40 बॉल, 42 बॉल रना बॉल के साथ चलते थे, उन्होंने बिल्कुल उसी तरह काम किया। मगर वो बीच में एक्चुअली हमारी जो टॉप हायरार्की है ना, वो जैसे आपको पता है गवर्नमेंट चेंज होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं, तो वो पॉलिसी भी फिर उसी तरह नीचे ठीक है। अच्छा, शादाब की बात करना चाहूंगा, इफ्तिखार की बात करना चाहूंगा। स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इवन जो हमारे फास्ट बॉलर्स भी हैं। पर पहले इन दोनों पर कमेंट चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे पास पहले अब्दुल रज़ाक थे, अजहर महमूद थे, तो आप देख रहे हैं कि वैसी परफॉर्मेंस ये दे पाएंगे, एक्सपेक्टेड है? देखें, वर्ल्ड कप है, किसी एक मैच में किसी एक प्लेयर का निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ओवर परफॉर्म कर जाता है। ठीक है। तो ये अभी जो आज का मैच और नेक्स्ट मैच, ये पाकिस्तान के लिए या तो ये फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर जाएगी वाला सीन है, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि हम जब प्रेशर में आ जाते हैं ना, तो इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि अगली टीम को हम देखते नहीं कि श्रीलंका है, नीदरलैंड है। लेकिन रिकॉर्ड हमारा ये भी रहा है कि पहले हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती और फिर हम बाद में स्पीड। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये 2 मैचेस हमारे पास हम निकल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई फिर ऐसी लॉजिक मुझे समझ नहीं आती कि हम फाइनल 4 में ना या फाइनल तक ना पहुंचे। ठीक है। अच्छा, तो जो हमारी पेस बैटरी है वो तो हमने देखा डैमेज हुई नसीम के जाने के बाद, और पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है, तो आप क्या एक शॉर्ट कमेंट, क्विक कमेंट के पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर्स हैं परफॉर्म अभी राइट नो जिस तरह की विकेट्स है ना, जो हेल्प ज्यादा अभी अगले 2 मैचेस के अंदर हेल्प ज्यादा पेसर को ही मिलेगी। ठीक है, ये 87% पेसर्स ने 10 विकेट में से लिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।